नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें आज बात होगी पीएम मोदी के साथ हुई सर्वदलीय बैठक के बाद कश्मीरी नेताओं ने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं। जानेंगे पीएम मोदी की रामनगरी की समीक्षा बैठक के बारे में। चर्चा करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अपने पैतृक गांव के दौरे की। बताएंगे कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को कैसे लताड़ लगाई। और अंत में बताएंगे एक ऐसी ट्रेन के बारे में जिसमें सफर करने पर स्वर्ग का अनुभव होता है। तो आइए खबर की शुरुआत उमर अब्दुल्ला के उस बयान से करते हैं जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। जम्मू कश्मीर को लेकर सर्वदलीय बैठक के बाद लग रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में तेजी से राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। बैठक को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने जहां सफल बताया, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली की मांग करना मूर्खता होगा। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती सभी पीएम मोदी की इस पहल से खुश दिखे। सभी जल्द ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। गुरुवार को करीब 3.5 घंटे लंबी चली इस बैठक में कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद सभी नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी क्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखी। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग को छोड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि मौजूदा सरकार इसे बहाल करेगी, इसलिए इसकी मांग करना मूर्खता होगा। अब्दुल्ला ने इस मीटिंग को संघर्ष की शुरुआत बताया। इस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत राज्य के 14 नेता मौजूद थे। अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 को लेकर राजनीतिक एजेंडा पूरा करने में बीजेपी को 70 साल लगे। हमारा संघर्ष अभी शुरू हुआ है। हम लोग ये कहकर बेवकूफ नहीं बनाना चाहते कि इन वार्ताओं से हम 370 दोबारा हासिल कर लेंगे। इस बात की उम्मीद करना कि 370 वापस आएगा, ये बेवकूफी है। राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर लगाए गए घोटाले के आरोपों के बीच पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक की। पीएम ने रामनगरी को पर्यटन सिटी बनाने के विकास को लेकर बनाए गए विजन डॉक्यूमेंट पर मंत्रियों, अफसरों के साथ चर्चा की। बैठक में सीएम योगी और अधिकारियों के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को शामिल नहीं किया गया है। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक में अयोध्या से जुड़ी विकास योजनाओं को धरातल पर लाने की रणनीति पर चर्चा की। मोदी ने सुझाव दिया कि राम मंदिर बनने से पहले अयोध्या में सभी विकास कार्य पूरे कर लिए जाएं। पीएम ने बैठक में कहा कि आने वाली पीढ़ियों को अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या जाने की इच्छा जरूर महसूस करनी चाहिए। पीएम ने कहा कि निकट भविष्य में अयोध्या में विकास कार्य जारी रहेंगे। बता दें कि विकास के लिए प्रदेश सरकार ने अकेले 14,000 करोड़ की योजनाओं को तैयार किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार की कई योजनाएं भी इस विजन डॉक्यूमेंट में शामिल हैं। बैठक में प्रमुख सचिव ने पीएम मोदी को आवास विकास नगर के विकास को लेकर प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, सिंचाई मंत्री महेंद्र सिंह भी शामिल हुए। वहीं पीएम मोदी के इस पहल की आचार्य सत्येंद्र दास ने जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जब तक पीएम मोदी और सीएम योगी खुद नहीं जुड़ेंगे, तब तक विकास कार्य जमीन पर नहीं दिखाई देंगे। देश के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद महामहिम राष्ट्रपति कोविंद पहली बार अपने पैतृक गांव कानपुर के परौख पहुंचे। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन ने उनका जोरदार स्वागत किया। जब उनकी ट्रेन कानपुर देहात के झिंझक रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो उन्होंने लोगों को संबोधित किया। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूं। मुझे इस रेलवे स्टेशन का हर लम्हा याद है। आगे आप देखें कि महामहिम राष्ट्रपति ने क्या कहा। झिंझक स्टेशन पर हम सब लोग मिल रहे हैं और मैं आप सब लोग काफ़ी देर से प्रतीक्षा में होंगे। हम कह सकते हैं कुछ आज की प्रतीक्षा में, सही मायनों में कुछ महीनों से प्रतीक्षा में और कुछ बरसों से प्रतीक्षा में। लेकिन ये बात भी सच है कि आप सब प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था कि अपनी उस झिंझक की धरती पर पहुंचूं। यद्यपि मेरी मातृभूमि जन्मभूमि परौख थी, परौख से होते हुए खानपुर,
जहाँ मेरी माध्यमिक शिक्षा हुई, और उसके पश्चात झींझक, झींझक से कानपुर, कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से पटना राजभवन, और वहाँ से पहुँचते पहुँचते राष्ट्रपति भवन पहुँच गया। जिलाधिकारी महोदय कह रहे थे कि मैं यहाँ पर आशीर्वाद देने आया हूँ। वास्तविकता तो ये है कि मैं आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। इस झींझक की धरती ने जहाँ मुझे उस राष्ट्रपति भवन तक पहुँचाया, गलियाँ याद हैं, ये स्टेशन के प्लेटफार्म याद हैं। घंटों में यहाँ प्रतीक्षा करता था ट्रेन के आने की। कुछ लोग आते थे हमें छोड़ने के लिए, और शुरुआती दौर में मुझे अभी पता नहीं, लेकिन जब मैं फरोख से खानपुर होते हुए इस रास्ते से जाया करता था तो यहाँ पर इस रास्ते से निकल करके एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी। बहुत पुरानी बात है, अभी मुझे पता नहीं। वो रास्ता शायद बंद भी हो गया क्योंकि विकास हुआ। विकास के साथ साथ में यहाँ पर विकास हुआ, इसके बाद में फिर ओम नगर और विकास होता गया। वो रास्ता भी शायद बंद हो गया होगा। लेकिन आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे दो बहुत मित्र, शुभचिंतक, और जो मैं कहूँ कि जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जिनसे बहुत वर्षों से आत्मीयता थी। एक बाबूराम वाजपेयी जी, जिनका मकान ये ठीक पीछे, जो कुछ समय पहले हमें छोड़ के चले गए, और उसके पश्चात झींझक के अतिरिक्त एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए थे रसूलाबाद के, रामविलास त्रिपाठी जी। वो भी अभी कुछ समय पहले हमें छोड़ के चले गए। लेकिन इन दो नामों का मैंने उल्लेख किया है। ना जाने कितने अनगिनत लोग इस क्षेत्र के वो हमसे बिछड़ गए, कुछ आम बीमारी के कारण, कुछ अपने आयु के कारण, और कुछ सबसे बड़ी बात यह है कि इस महामारी के कारण, कोरोना महामारी। लेकिन आज मैं इन सभी पूर्ण आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की क्षमता दे, और उन्होंने जो हम सबके सामने आदर्श रखे हैं उन सब पर हम सबको चलने की प्रेरणा देती रहे। भारतीय सीमा पर आए दिन पाकिस्तानी दहशतगर्दों के घुसपैठ की खबरें आती रहती हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इशारों में पाकिस्तान को दहशतगर्दी के मुद्दे पर खरी खोटी सुनाई। बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि वो पिछले कई दशकों से सीमा पार से होने वाले दहशतगर्दी का शिकार रहा है, जिसके लिए कुछ देश जिम्मेदार हैं जो आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन और उन्हें पनाह देने के लिए दोषी हैं। भारत ने भले ही स्पष्ट तौर पर किसी देश का नाम ना लिया हो, लेकिन उसका इशारा साफ तौर पर पाकिस्तान की तरफ था। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने उच्च स्तरीय ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खतरे से सफलतापूर्वक निपटने के लिए आर्थिक संसाधनों तक आतंकवादियों की पहुंच को रोकना बहुत जरूरी है। भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद का शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को रोकना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जरूरी धन मुहैया और क्षमताओं का अभाव है। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को सहायता देने और आतंकवादियों को इच्छा से आर्थिक सहयोग और पनाह देने के साफ साफ दोषी हैं।
कोरोना के मामले जैसे जैसे कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे भारतीय रेलवे नियमित रूप से ट्रेनों के संचालन की ओर बढ़ रहा है। इसको लेकर हाल ही में रेलवे ने कई ट्रेनें चलाई हैं। इसी क्रम में कोंकण रेलवे ने मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन को चलाने का फैसला किया है। रेलवे की ओर से इस ट्रेन में विस्टाडोम कोच लगाए गए हैं। बता दें कि विस्टाडोम कोच अपनी लग्जरी सुविधाओं और ट्रेन में खास अनुभव की वजह से जाने जाते हैं। इस कोच में ऐसी खासियतें हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए हम बताते हैं इस ट्रेन में क्या खास है। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया था कि 26 जून से मुंबई और पुणे के बीच डेक्कन एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इसमें लोग प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए सफर कर सकते हैं। रेलवे ने विस्टाडोम कोच को खास तरीके से डिजाइन किया है। कोच में कुर्सियों से लेकर टॉयलेट तक सब कुछ अत्याधुनिक बने हुए हैं। कोच की छत में भी शीशे लगे हुए हैं। अगर ट्रेन में सफर के समय बारिश शुरू हो जाए तो कैसा अनुभव आएगा, ये सोचकर रोमांच पैदा हो जाता है। कोच में बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाई गई हैं जिससे आप आराम से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन में रखी गई सीटें रोटेट होती हैं जिन्हें 180 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। ट्रेन में बाहर के नज़ारे को देखने के लिए ऑब्जर्वेशन लाउंज बनाया गया है जहां आप खड़े रह सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।